बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुलाकात की और साथ ये भी कहा कि अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें और साथ ही जो अपोजिशन के जो मामलात हैं उनको भी देखें। ये सारे मामलात के ऊपर मामला था क्या कि क्यों वज़ीर आज़म को पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से उनके जो हुकूमती अरकान हैं उनसे मुलाकात करना पड़ी। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि अहम रुकन रियाज फतेहाना साहब ने कुछ बातें कहीं और जो वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत पर सवाल उठाए गए और आज ख़ुद फिर एक बयानबाजी का सिलसिला सामने आया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, तमाम अरकान को बुलाया। हमारी तो कोशिश थी कि रियाज फतेहाना साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में आते और सूरत हाल बताते हमें। आज हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात होते क्या हैं, किस तरीके से काम करती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही एक ट्रांसजेंडर के हवाले से वफाकी शरई अदालत में एक केस ज़ेर समात है, उसकी समात हुई, उसका अहवाल बयान करेंगे। और साथ ही बल्दियात के हवाले से जो हुकूमत के ख़ुद इत्तेहादी हैं वो भी मुतमईन नज़र नहीं आते। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो अहम इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब पब्लिक अकाउंट कमेटी कितना काउंटेबल बनाती है हुकूमत को भी, इदारों को भी, कि जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उस हवाले से। और मामला लाइमलाइट में आया जब हमारे एक अहम रुकन हैं रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ा कि जी दो वज़रा आपस में लड़ पड़े और वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। फिर बयानबाजी का सिलसिला, शोकाज भी हुआ रियाज फतेहाना साहब को, वज़ीर आज़म भी उसमें मैदान में आए और उन्होंने भी नोटिस लिया और आज उन्होंने तमाम अरकान को बुलाया। अब जो बातें रिपोर्ट हुई वो तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका फ़र्ज़ है जो भी है, लेकिन जो इसकी वर्किंग है ये ख़ास तौर पर देखिए इस्माइल साहब, आज पाकिस्तान की आइनी तारीख का सबसे मसक खेज दिन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये डोमेन है अपोजिशन का, जो टोटल अपोजिशन उनका बंदा है। कंडीशन ये है कि इसका जो सरबराह है अपोजिशन का होता है और गवर्नमेंट के बंदे होते हैं और अपोजिशन के बंदे होते हैं। ये एक वॉच डॉग होती है गवर्नमेंट के ऊपर। ये जो आज सूरत हाल है जिसके ऊपर इतना बड़ा सबसे पहला एहतजाज बनता था राना तनवीर साहब का। आप कौन होते हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने खास तौर पे ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकारी लोगों को, मैं पीटीआई को कहूंगा कि तुम अपोजिशन के कुछ ना तुम उसको करो और ये करो। उन्होंने उठा के कहा कि जी ये तो सारा कोई, अब उसने ब्यूरोक्रेसी कर दी। अब देखें पाकिस्तान के अंदर से कहते हैं ना समझ बूझ के तबसरा करने की गुंजाइश खत्म होती चली जा रही वक्त के साथ साथ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो आज ये मेरे सामने उसके फंक्शंस पड़े हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली की वो रुकन है कि जिस वक्त बजट पास कर देती है असेंबली, तो फिर असेंबली बजट से दूर हो जाती है। सही है। फिर वो बजट जो है वो महकमों में चला जाता है, फाइनेंस को चला गया, एजुकेशन को चला गया, हेल्थ को चला गया, सबको चला गया। उसमें भी 80% बजट जो है वो सूबों के पास होता है, 20% के करीब जो है वो मरकज के पास बजट होता है। उस बजट की एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि बाकी सारे जो महकमे करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। सही। ये पेपरा रूल्स हैं, तो ये टेंडर बुलाना है, तो ये परचेज करनी है, तो ये सारा साल करते रहते हैं। उस सारा साल के ऊपर होता यह है कि एजी ऑफिस होते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस होते हैं, वो पहले तो एक प्री ऑडिट चेक देते हैं। प्री ऑडिट चेक का मतलब यह है कि आप एक बिल बना के भेजते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो एजी जो है उस बिल को पास करके चेक देता है। वो अकाउंटेंट जनरल जो है वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है एक किस्म का, एक, क्योंकि वो बेसिकली कस्टोडियन होता है प्रोविंशियल मनी का। इसके साथ ही एक और बड़ा ऑफिस होता है जिसको कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफिस। उसके तहत ऑडिटर मुकर्रर होते हैं। वो साल के अंदर आखिर में जब साल खत्म होने लगता है तो पूरे एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं। एक बुक है FR, एक बुक है SR, फाइनेंशियल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल। ये एक 1000 सफ़े की किताबें हैं जो हम अकेडमी में पढ़ा करते थे। इन किताबों के मुताबिक वो छानबीन करके तो वो पाकिस्तान में ऑडिट की अहलियत मैं आपको बताऊं ये है कि पाकिस्तान के जो ऑडिट के लोग हैं, जो भर्ती हमने की है, मैं जितना स्टाफ, वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपेंडिचर का 10% से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। सही है।
आपने 1 लाख खर्च किया है तो वो 1,000 रुपये 1,000 रुपये का ऑडिट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले उस महकमे के सेक्रेटरी को सबमिट होती है, कहीं और नहीं जाती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो असेंबली में बैठी हुई है, मीटिंग कर रही है, कुछ नहीं होता। उस सेक्रेटरी के पास जो होती है उसको कहते हैं, वो हेड होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का। डिपार्टमेंटल यानी खुद ही खर्च करता है, खुद उसका हेड होता है, वो ब्यूरोक्रेट जो होता है। उस ब्यूरोक्रेट के पास एक मेंबर होता है ऑडिटर जनरल का, मेंबर होता है ऑडिट का, एक फिनांस का मेंबर होता है और एक सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर होता है। ये सारे मिलके ऑडिट पैरा देखते हैं। सही। उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई ये है, कोई फला है, ये इस तरह की, वो उसको रिमूव करके तकरीबन 95% पैरे जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं वहीं पर। सही। 5% पैरे कोई सेक्रेटरी उसको नहीं लेना चाहता, वो कहता है नहीं इस सेक्शन ने गलत खर्च किया, मैं क्यों लूँ उसकी भला आपने सर, या इस जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने खर्च कम किया तो मैं क्यों लूँ। वो पैरे चले जाते हैं प्रोविंशियल अकाउंट पास। प्रोविंशियल अकाउंट कमेटी का इजलास होता है। उस इजलास में सेक्रेटरी साहब जो है वो अपनी फाइल लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे मेंबर होते हैं, वहाँ डिस्कशन होती है। अच्छा, रियाज फतेहाना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने इंट्रो सुन लिया था हमारा, मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम फतेहाना साहब। फतेहाना साहब, हजरत बहुत अरसे से आपको मैं ढूंढ रहा हूँ, आप तो सुभान अल्लाह जब से यूनिवर्सिटी से निकले हैं कोई राब्ता ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये आज एक जो बड़ी लीड मिली है यहाँ पर कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो काम नहीं करने थे, अखबार की लीड है। अब होता यह है कि मैं अभी ये बयान कर रहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास तो केस उस वक्त आता है जब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में पैरे ड्रॉप ड्रूप हो वा के सारा कुछ क्लीन करके वो चंद पैरे जो कहीं ठीक नहीं होते वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिए जाते हैं, जहाँ पे आपने उसका डिसीजन लेना होता है। तो वो तो आपको जो डिसीजन मेकिंग में तो फिर आपने जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी कैसे बीच में आ गई बेचारी। मैं बेचारी कह रहा हूँ लेकिन हैं तो बड़े तेज लोग, मैं जानता हूँ उनको। नहीं, हम बहुत एहतराम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स का, तरबियत याफ्ता होते हैं। होता ये कि पुराने सालों के होते हैं ना, हाँ, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट ना करें जिसने बेजाबदगी की है, और वो जो जिसने गलत किया है, कई सारे नहीं ऐसे हैं। मैं यूसुफ नसीम खोखर साहब की जिक्र कर सकता हूँ, ठीक है, सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब के, अब इंटीरियर हैं। वो मेरे सामने होते हैं। कई दफ़ा मैं कमेटी 7 को लीड करता हूँ, पीएससी इंटीरियर मेरे पास है। तो जहाँ वो गलत होता है तो वो सपोर्ट नहीं करते अपने लोगों को, कहते हैं कि ठीक है इसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अच्छे अफसर मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छे ऐसा होता है जी जी कि वो बिला वजह प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहे होते हैं। अजीत सही है, ये बात सही है, ये बिल्कुल आपकी बात मानने को। लेकिन ये मुझे बताइएगा अपना फतेहाना साहब कि ये जो सारे के सारे पैरे जो आपके सामने आते हैं उसके ऊपर बात आप एक राय देते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उनको या ख़त्म कर देते हैं या आप उसके एक्शन लेते हैं। अब तक आपने अंदाजन जो रिकवरीज होती हैं वो कितनी, बहुत ज़्यादा आपने इतने अरसे से कितनी को रिकवरीज आपने करवा ली होंगी ये पैरे के ऊपर जो अब तक जो है? मैं अर्ज करूँ कि 3 पार्टीज होती हैं। प्रोसिक्यूशन का किरदार ऑडिट डिपार्टमेंट करता है या अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, इसमें जो हमारे सामने फ्रंट ऑफ अस होता है वो डिपार्टमेंट होता है रेलिवेंट, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो सेक्रेटरी होता है उसका अटैच डिपार्टमेंट। एक तरफ मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं एज मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो 29 है, सेनेट और कौमी असम्बली का। तो इसमें ये होता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन फाइल करता है, ठीक, उस पर रिप्लाई करता है डिपार्टमेंट, और फिर हम उसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर फैसला करते हैं। जरूरी नहीं कि हर वो पैरा जो ऑडिट डिपार्टमेंट ने बनाया हो हम ऑडिट डिपार्टमेंट की मान के डिपार्टमेंट के खिलाफ फैसला करें। कई ऐसा भी होता है कि हम ऑडिट डिपार्टमेंट की बात से मुतफिक नहीं होते और डिपार्टमेंट की बात से इत्तेफाक करके उस पैरा को सेटल कर देते हैं। जी बिल्कुल। और जहाँ महसूस करते हैं कि इसमें फर्दर इंक्वायर होना चाहिए हम उसको रेफर बैक वापस डीएससी को कर देते हैं कि डिपार्टमेंट अपना कमेटी में दोबारा इसको ले जाए, दोबारा इसको। अच्छा फतेहाना साहब, ये तो आपने वर्किंग बताई इसकी, लेकिन जो अहम मामला जो गुज़िश्ता दिनों से जो है वो लाइमलाइट में है वो है, आपने एक टूर का जिक्र किया, 2 वफाकी वज़रा के झगड़े का जिक्र किया जिस पर आपको पार्टी की तरफ से शोकाज भी दिया गया। तो आज ज़ाहिर आप मीटिंग में भी होंगे, कोई इस मामले पे भी बात हुई और उस शोकाज का जवाब भी आपने
ज़रूर दिया है, तो इस हवाले से तो बताइएगा कि ये जो मामला बना तो ज़ाहिर है मुल्की सतह के ऊपर भी डिस्कस हुआ और हमारी वैसे भी आज अरशाद आरफ साहब ने कॉलम भी लिखा, बड़ा जबरदस्त कॉलम भी इस पर लिखा हुआ है और ये मीडिया को आपने लिखा। अरशाद आरफ साहब ने बड़ा जबरदस्त कॉलम लिखा, आपके नाम से शुरू होता है कॉलम, माशाल्लाह, और बहुत आपकी तारीफ की उन्होंने। मेहरबानी उनकी। तो क्या था क्या मामला और इसके ऊपर शोकाज का क्या जवाब दिया आपने? वजीर आजम साहब से क्या बात हुई इस इशू के ऊपर? जी मैं अर्ज करूं कि अपना ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन की 1 से 12 नवंबर तक ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड में, तो मैं उसमें गया हुआ था। मैं कोई सरकारी वफद का हिस्सा नहीं था, मैं डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के साथ रजिस्टर होकर वहाँ पे था और उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने दे दी थी अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी, हमारा थी काम जिम्मेदारी थी। और प्राइम मिनिस्टर जो है खुद वो सपोर्ट करते हैं, वो तो कतई तौर पर बेजातियों को सपोर्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। तो उस पर शोकाज आपको क्यों दिया गया फिर? दूसरा ये कि जो पार्टी का आइन है ना, जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है किसी को शिकायत है तो पार्टी को शिकायत करेगा लिख कर, और पार्टी उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिन करने के बाद अगर उसमें जान हो तो फिर इंक्वायरी कमेटी को रेफर करेगा। यहाँ पे वो मामला नहीं है। यहाँ पे मलक अमीन असलम साहब ने पार्टी को लिखा ही नहीं है, ना शिकायत फाइल की, डायरेक्टली वो जो उनकी इंक्वायरी कमेटी उसको सीधा सीधा भेज दिया। वो उनका वो जवाब ही गैर आईनी था पार्टी के लिहाज से। इसके बावजूद मैंने इसे वो शिगाफी को नजरअंदाज करते हुए रिप्लाई कर दिया, उसमें था ही कुछ नहीं, इल्जाम ही ऐसा कोई इल्जाम नहीं था। ये क्या इल्जाम है कि मैंने उनसे सिम मांगी, सिम तो मैंने एयरपोर्ट से उतरते हुए ले ली थी इतवार वाले दिन, और क्योंकि मेरी जरूरत थी, मैंने वहाँ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मेरे मोबाइल पे ही आनी थी, वो मैंने गेट पे दिखानी थी, मुझे अंदर जाने देता प्रेमिसेस में जी में कहाँ। अच्छा, ग्लासगो का आपने जिक्र किया, अपना फतियाना साहब तो एक हमारे और पंजाब के गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, वो भी वहीं के ही हैं और आजकल लंदन में हैं। वहाँ भी उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुझे कुडल लाइन साइड लाइन लगाए रखा और भी बड़े एतराज़ात किए। इलेक्शन भी ज़ाहिर आपके ग्राई भी हैं, करीबी हल्के से उम्मीदवार भी होंगे आने वाले इलेक्शन में, तो मतलब बड़ा सख्त बयान के जी IMF को गिरवी रख दिया मुल्क और ये वो, मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं? कुछ ज़ाहिर है महंगाई की वजह से सब परेशान तो हैं और एक अहम ओहदे पे होते हुए और पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इस किस्म के जो बयानात हैं ये क्या जाहिर कर रहे हैं? सब जो 3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं बरतानिया के, और भी उनका बेटा वही ग्लासगो से 3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, वहीं पे इनका बेटा अनस अभी भी सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, और उनको तय था कि यही हेड ऑफ डेलीगेशन होंगे पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अगर वो जाते तो खर्चा भी जीरो होता, वो सारा खर्चा उन्होंने खुद उठा लेना था या पाकिस्तानी कर मेरा ख्याल वो इस पर नाराजगी और चले गए। अच्छा, कुछ और लोग चले गए। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता अगर वो खुद जाते, और उससे पहले उन्होंने दौरा किया भी यूरोपीय ममालिक के अहम जो, तो मेरा ख्याल वो अपना क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को चाहिए था कि उनको जो उनको ले कुछ हर नहीं था उसमें, मैं तो खर्चा भी नहीं होता पाकिस्तान का रिजल्ट। अच्छा, तो मतलब आपका ख्याल ये है कि मान जाएंगे, सुलह हो जाएगी, बरकरार रहेंगे? नहीं कोई नहीं, वो चौधरी सरवर साहब कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे मुल्क के रहनुमा हैं, और मेरा ख्याल चूंकि उनका हल्का इंतखाब भी बन जाता है, पाकिस्तान का और स्टाइल है पॉलिटिक्स का यूके में, तो जज्बात में बात कह दी होगी, लेकिन ऐसा सच कोई हमने ना तो कोई सब कुछ गिरवी रखा है पाकिस्तान का, और बहुत लो मार्कअप पे सॉफ्ट लोन है हमारे, और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हम 29 दफा गए हैं। लेकिन मिनी बजट तो ला रहे हैं ना फतियाना साहब, मिनी बजट आ रहा है और उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं कोई बड़ी खौफनाक है, और नए नए टैक्सेस और नई नई जो चीज़ें बढ़ने वाली हैं जो सामने आ रही हैं मिनी बजट के नुकात, अगर ज़ाहिर सारा मलबा तो आवाम पे ही पड़ना है। बहुत शुक्रिया फतियाना साहब, हमने तफसील से आगाह किया। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक पिटीशन, जैसे कि आपको पता है, सिविल सोसाइटी की जानिब से और ये मकबूल की जानिब से दायर है शरई हवाले से, तो उसके ऊपर हम भी पार्टी बने हैं साथ। हम लोग अपनी शरई हैसियत जो है वो ये बताना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें दुनिया में भेजा, हम जीन्स चेंज नहीं करते। हमारे साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज होते हैं जो काफ़ी लोग रोला डाल रहे हैं। सबसे पहले उन ट्रांसजेंडर का मेडिकल करना चाहिए जो कहते हैं अपने आप को कि हम ओरिजिनल ख्वाजा हैं,
फिगर और दुनिया को गुमराह किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इनको पकड़ दकड़ करनी चाहिए, क्योंकि 20% ये लोग हैं जो दूसरे जेंडर्स को मजबूर करते हैं कि इनको भी ट्रांस होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा धंधा बंद होने वाला है। ये असल इसमें मेन वजह ही ये है, मेन रीज़न ही ये है। आज भी कुछ 40 चोर आए हुए हैं यहाँ पे और जिस बंदे ने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हम आज भी उनके साथ हैं। और जिसने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ करके अल्लाह के बंदों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करने शुरू कर दिए सिर्फ अपने धंधे को चमकाने के लिए, मैं आज भी उनके मुखालफ हूँ और इंशाल्लाह हमेशा उनके मुखालफ ही चलूँगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मामला है और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट ने जो बिल मंजूर किया ट्रांसजेंडर के हवाले से, उसके जो समाअत हो रही है वफाकी शरई अदालत के अंदर, और आपने ख़ुद सुन ले ख़यालात जो हकीकी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या ख़यालात हैं इसके हवाले से। आज उसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अहम रुकन नदीम कशिश साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन उनको खुशामदीद कहने से पहले औरिया साहब से कहूँगा कि आज की जो समाअत हुई है वफाकी शरई अदालत में, उसका क्या माहौल था? आज तो मैं नहीं जा सका, लेकिन वो अभी इसके बाद नदीम साहब आएंगे मेरे साथ, जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा सका, लेकिन वहाँ माहौल अच्छा खासा गर्मा गर्म रहा। ख़ास तौर पे जो LGBT कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो समझते हैं कि इस तरह उनके वो जो कानून जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जिसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं कि ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रांसजेंडर्स का हक मारने के लिए इन्होंने ये बनाया है, तो वो भी आज आए हुए थे और अपने हिस्सा बनना चाहते थे। नदीम कशिश साहब भी वहाँ पे थे और उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कशिश साहब, बताइएगा क्या माहौल था अदालत का, क्या हुआ आज समाअत के अंदर, और आपका जो बेसिक जो मुतालबा है वो क्या है? जी, माहौल तो बड़ा गर्म था, मगर मुतालबा हमारा सिर्फ ये है कि हम एज ए मुस्लिम हम ख्वाजा सरा की हैसियत से उधर शरई अदालत में गए कि हमारे शरई अहकाम, अगर हम एक्स कार्ड जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया इस बिल के तहत, जो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी पे जाता है, उसके शरई अहकाम क्या हैं, उसमें पर्दे के हकूक़ क्या हैं, उसमें शादी के हकूक़ क्या हैं, उसमें जनाजे के हकूक़ हमारे क्या हैं, कौन किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये सवाल लेके हम शरई अदालत में गए थे। और जहाँ पे जब ये बिल बन रहा था, जब भी हमने उन्होंने कहा था कि ख्वाजा सराओं को ये जेंडर आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपनी आइडेंटिटी और शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उस शनाख्ती कार्ड में उनका मेल लिखा हुआ है। जब एक मेल आइडेंटिटी जिन्स क्लियर हो चुकी है, उसके साथ वो ज़िंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, उसके साथ हज उम्रा भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज को भी चला रहे हैं, उसमें उनके पेरेंट्स की भी है शनाख्त। तो इस बिल में ना तो पेरेंट ऑनरशिप डाली गई है कि वो जो वालिदैन घरों से निकाल देते हैं उसके बारे में कोई बातचीत होती, या उनके हकूक़ के ऊपर बात होती कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये सब बातों को बिलाए ताक रखते हुए उन्होंने उन औरतों को भी हकूक़ दे दिए जो अपने आप को मर्द तस्लीम करती हैं, उन मर्दों को भी हकूक़ दे रहे हैं जो अपने आप को औरत तस्लीम करते हैं। फिर यही औरतें, अगर शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखा गया है तो वो किसी के साथ मर्द से शादी भी कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, जो ख्वाजा सराओं के लिए बहुत इस टाइम उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारी कम्युनिटी का नाम लेके बिल पास किया गया, जबकि वो उनमें शामिल नहीं है। मैं हर जगह पे अपोजिशन का रोल अदा करती रही हूँ ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करते हुए कि हमारे ख्वाजा सरा इसमें नहीं शामिल हो रहे, वो नहीं चाहते अपनी आइडेंटिटी का, उनके जो हकूक़ और राइट्स डिस्क्रिमिनेशन के बनते हैं उससे माशरे में इल्तिजा की थी, उसकी वजह से हम हो गए हैं सारे वहाँ पे। अच्छा, आज सुना एक पिटिशन को और भी लाए थे और खुद मेरे बारे में भी खासी उन्होंने गर्मा गर्मी दिखाई, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह अगली दफा मैं आऊंगा। आपका नाम लेकर उन्होंने, अच्छा जी आपका नाम लेकर कहा कि उनसे उनको अदालत बयान करे कि मैं जो उनसे अपना ये जो कॉलम लिख रहे हैं वो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, नाम लेके लिख रहे हैं, तो अदालत ने उसके ऊपर कहा कि ये उनका राइट है और आप इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, हम लोग इसमें नहीं कर सकते, हमारे पास कोई दरखास्त आएगी तो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कहना था कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ वो बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी तरफ से जो गए थे उन्होंने आपकी फुल दुआएं दे रहे थे आपको कि ऑरेंज जान मकबूल के हम साथ हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों का जब इसमें शामिल हुए हैं तब इस बिल के बारे में पता लगा, नहीं तो अंडरग्राउंड में ये बिल इतनी तेजी से पास हो रहा था, यानी कि एक दिन में ये सेनेट में गया है और एक दिन में इसके ऊपर बहस हुई है, एक दिन में ये असम्बली में पास हुआ है, यानी 3 दिन में ये बिल बगैर किसी कमेटी के, बगैर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास जाने के बजाय, जबकि ये बिल 2017 में बनाया गया
और 2017 से लेके 18 तक चेयरमैन ही नहीं था काउंसिल का, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का। तो वो कह रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि हम सेल्फ परसीव आइडेंटिटी को मानते हैं, जबकि उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं। जी, मैंने आज एक उनकी जो उन्होंने मुझे लेटर लिखा था, उन्होंने किबला आयाज साहब ने वो लेटर भी अदालत में भिजवा दिया था कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये बिल पेश ही नहीं हुआ, यानी इस हद तक झूठ बोला गया। देखिए 28,000 सेनेट की जो रिपोर्ट आई है कि 28,000 लोगों ने जिन्स की तब्दीली का सर्टिफिकेट जो वहाँ पेश किया है, तो ये 28,000 जो है वो कल तो ख्वाजा सराह की जो रिजर्व सीट होंगी उस पर बैठे हुए होंगे। जी, अभी भी ऐसे ही हुआ है। अभी भी रिजर्व ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूएनडीपी के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे वही गेज हैं जो अपना लड़के थे, और उन्होंने इस बिल का फायदा उठाते हुए अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करके, गवर्नमेंट भी ये ऐलान करी है जिसके पास एक्स कार्ड होगा उसको हम एहसास प्रोग्राम में भी डालेंगे, उसको हम कर्जे भी देंगे, मगर उसके लिए कार्ड बनवाना जरूरी है। हमारा जो कार्ड है, अपना जो शनाख्ती कार्ड है, वो क्यों नहीं जरूरी? वो उसमें हम शहरी की हैसियत नहीं रखते, उससे हमें हकूक नहीं मिलते। हम जब जेंडर की बात ही नहीं कर रहे, हमें तीसरी जिन्स चाहिए ही नहीं है। जो हमारी जिन्स है, एक मर्द अंधा भी होता है, एक मर्द साइको भी होता है। एक मर्द अगर हमारे जैसा पैदा हो गया है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड का होना जरूरी है, ताकि मेडिकल बोर्ड उसके ज़हनी कैफियत को भी बताएगा, वो साइकिट्रिस्ट उसके हार्मोन्स टेस्ट करके भी बताएगा। 18 साल तक उसके जब तमाम टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वालिदैन उसकी शनाख्त करेंगे कि हमारे ये कौन से जेंडर से ताल्लुक रखता है, इसकी आया सर्जरी होनी चाहिए, और ख़ानदान वाले भी उसको देख रहे होंगे, माशरे वाले भी देख रहे होंगे, तब उसकी एक्सेप्ट किया जाएगा ना, जब वो घर में रहेगा, अपने घर के कल्चर को देखेगा। अगर वो किसी पठान फैमिली से है, अगर वो किसी अराई फैमिली से, किसी भी फैमिली से उसका ताल्लुक है, उसके कल्चर को फॉलो करेगा जब जब वालिदैन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें पेरेंट ओनरशिप ज़रूरी लाजमी होनी चाहिए थी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर शरई हक शादी का क्या होगा हमारा? हम किससे शादी करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे जब औरत हमें तस्लीम कर लिया जाएगा? तो ये सब बातें वो हैं जो इस्लाम के मुनाफी जा रही थी। तो ख्वाजा सराह एक फ़कीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन शादीशुदा लोगों से ताल्लुक़ नहीं बनता। हमने जो भी चीज़ है, हम जिस तरीके भी हैं, हम इससे बिल्कुल अलहदा हैं। इसलिए हमारे नाम को इस्तेमाल करके बिल नहीं चाहिए हमें। हमें पाकिस्तान के वही आइन और उसी के तहत हम जी रहे हैं, और हम इसमें हज उम्रा भी कर रहे हैं। इसमें हम जायदादें भी ले दे रहे हैं और वालिदैन को भी मिल रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम क्यों अदालत में जाके अपने जेंडर को चेंज करने के लिए? अच्छा कशीफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल की हमायत कर रहे हैं? जी, कम्युनिटी के वही लोग हैं जिनके पास ये फंड्स पहुंच चुके हैं, जो इस टाइम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो एक कंडोम लेके हर एक इदारे पे सेक्स की तालीमात दे रहे हैं, और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के साथ भी खड़े होते हैं सारे वो। क्योंकि ये फंडेड, आज वो लोग आए हुए थे, कोई कराची से आया था उसको जहाज की टिकट मिली हुई है, किसी कोई पेशावर से आया उसको जहाज की टिकट दी गई है। हम तो अपनी सेल्फ सर्विस के ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास तो किसी ने फंड नहीं दिया हमें इस बिल को लाने के लिए। हमने किसी के साथ कोई पैसों की बात नहीं हुई, हम तो अल्लाह की तरफ से यहाँ पहुँच गए हैं। मगर वो लोग फंडिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत करोड़ों रुपया प्रोटेक्शन सेंटर पे दिया है। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में 35 करोड़ का प्रोटेक्शन सेंटर बना है, जिसके अंदर ट्रांस मैन भी लिखा हुआ है, उन्होंने एंट्री हो सकती है, ट्रांस वुमेन भी, और अनदर कैटेगरीज ऑफ ख्वाजा सराह नहीं, ट्रांसजेंडर। तो जेंडर चेंज करने वालों को इतना आपने फैसिलिटेट दे के वहाँ प्रोटेक्शन सेंटर बनाया। 3 साल तक इस बिल पे आप काम करते रहे हैं, और फिर भी नतीजतन ये इस्लामी मुल्क है और वहाँ पहुँच गया। अब जैसे मदीना के साहब, बहुत तफसील से आपने इस बिल के जो नुकात जो है अपना नाजरीन तक पहुँचाए हैं कि ये है क्या और इसका जो है वो मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती सिस्टम के हवाले से मुस्लिम लीग काफ और हुक्मरान पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें थीं, लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास और उसको कोर कमेटी के इजलास के बाद इतला दिए हैं कि मामला तब खुश असलूबी से एक बार फिर तय पा चुके हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा हैं। उन्हीं से हकीकत पूछते हैं कि मामला है क्या और क्या यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से करवाई गई है। और अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। अच्छा, मैं कॉल ड्रॉप हुई है तो हम दोबारा उनसे कोशिश करते हैं रब्ता करने की। और ये साहब, पहले तो ये था कि जनाब को दही जो इलाके हैं उनके हवाले से काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हुकूमत की पार्टी को और इतला दिए हैं कि उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है
कि जी आपके मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ अरसे से ये देख रहे हैं कि जो तारिक बशीर चीमा साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, क्या खबर है, कोई मामला तय पा गया है बलदियाती निज़ाम के हवाले से, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से? रुकावट क्या थी असल में, आप लोगों का मुतालबा क्या था क्या जो आज हुकूमत ने इसको मानने की यकीन दहानी कराई? देखिए जी, ये तो अभी क्या कराई ही हैं, खबरें ही हैं कि मामला तय पा गए हैं, अल्लाह करे तय पा गए हों। अच्छा। तो हमारे पास जो ड्राफ्ट जिसको इन्होंने फाइनलाइज किया है वो हमारे पास आएगा। उसको देखने के बाद अंदाजा होगा कि अलबात माने गए हैं, नहीं माने गए हैं, क्या चीजें किस हद तक दुरुस्त की हुई हैं। खास मुतालबात नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा इशू है जो मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ा जेन्युइन इशू था, ये था कि रूरल पॉपुलेशन जो नंबर्स में बहुत ज्यादा है, उसको हम बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और जहाँ पर 20-20 हजार के अर्बन कस्बे थे वो उसको भी हम कह रहे थे कि इनको भी टाउन कमेटी डिक्लेयर करके इनकी गवर्नमेंट अलग बनाएंगे। अब उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में बड़ा एक वाज़ेह तौर पर तय हुआ था कि 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स और 2 शहर गुजरात एंड सियालकोट, इनमें हम सिटी गवर्नमेंट्स बनाएंगे। बाकी सारे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनेगी एंड देयर विल बी नो टाउन कमेटी। वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो जो छोटे छोटे अर्बन कस्बे होंगे वो उसको जो है वो अपना वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखेगी। तो ये बेसिकली ये इशू था जो आज मैंने भी अभी सुना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एग्री किया कि ये बड़ी जायज बात है और इसको आप इनकॉर्पोरेट करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और हमें ड्राफ्ट का हम वेट कर रहे हैं, ड्राफ्ट हमें मिलता है तो फिर। अच्छा चीमा साहब, इससे बड़ी आपकी बात बड़ी अहम है क्योंकि सारा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव तो जिले के लेवल पे होता है। वो छोटे लेवल पे अगर वो इलेक्टेड बंदा हो जाएगा तो वो तो जैसे गवाची गांव वाली सूरत हाल होगी, करेगा क्या वहाँ पर? यही हमने उर्जा साहब इनको यही गुजारिश की थी और यही कोशिश की थी कि हम इनको बताएं कि एक आदमी देहात किसी भी जिले के एक कोने से चलता है फॉर हिज ओन इश्यूज, अपने मामला को रिजॉल्व करने के लिए, और आगे शहर वाला तो उसकी बात नहीं सुनेगा। टाउन कमेटी वाला तो कहेगा भाई मेरी तो म्यूनिसिपल लिमिट्स जो है इस हद तक है। अब वो जिला नाज़िम को कहाँ ढूंढेगा, क्या करेगा? अब एक वाइस चेयरमैन हर तहसील से ही इन्होंने सुना है कि एग्री किया है कि एक वाइस चेयरमैन पैनल में इलेक्ट होगा जिला नाज़िम के साथ और वो अपनी अपनी तहसील को लुक आफ्टर किया करेगा। तो अब ये सारी बातें और ये सब वही है कि ये प्लीज ड्राफ्ट आ जाए एक दफा। ठीक। और वाइस चेयरमैन देखिए, वाइस चेयरमैन को या तो एक्ट के अंदर कोई इनहेरेंट पावर्स दें तब भी वाइस नहीं पड़ेंगी जी। जो पुराने वाइस चेयरमैन होते थे वो तो अथॉरिटी लेस होते थे, उनकी तो कोई अथॉरिटी नहीं होती। सही कह रहे हैं। तो वो ये सारी वही मैंने कहा है जी कि ये ड्राफ्ट में ये सारा देखेंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने डाली हैं क्या नहीं डाली। क्योंकि अब इस पर एक और बड़ी कदगन है ना कि सुना है, ये भी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप एक्ट पास करवाएं, अदरवाइज हम अपना एक स्केड्यूल अनाउंस करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो उसको रिजॉल्व हुई कि नहीं कि जो मेयर है वो डायरेक्टली पब्लिक वोट से होगा। अब लाहौर शहर जिसके अंदर 15-16 MNA और 30 डायरेक्टली वो औरिया साहब डायरेक्टली होगा। अच्छा तो वो तो रूडी जूलियानी हो जाएगा न्यूयॉर्क का जो यहाँ पर। तो जी फिर अब आप ये देखें ना, इख्तियारात देने की हिम्मत करेगा लॉर्ड मेयर को? दिस इज ए क्वेश्चन जिसको आप जितने $1 मिलियन का कह लें, एक आदमी अब लाहौर की 14-15 असेंबली की सीट, ठीक है, तो 30 के करीब प्रोविंशियल असेंबली की सीट है। अब एक आदमी 1 मैन 1 वोट के जरिए इलेक्ट होकर आएगा और आगे उसके पास अथॉरिटी ना हो। डीपीओ लाहौर इज नॉट आंसरेबल टू हिम, डीसीओ लाहौर इज नॉट आंसरेबल टू हिम। बिल्कुल ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो मुझे ये बताएं कि कोई रीजनेबल आदमी ये इलेक्शन लड़ने को तैयार होगा? अच्छा एक और चीज जो बड़ी मुशर्रफ दौर वाला जो कानून है, मुशर्रफ दौर में तो बाद में तो नहीं डायरेक्ट नहीं था, ये पब्लिक वोट से। नहीं इख्तियारात की मैं बात कर रहा हूँ। इख्तियारात तो ज़ाहिर आप भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इख्तियारात के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या मुशर्रफ दौर का जो लॉर्ड मेयर था या चेयरमैन था वो ज्यादा बाख्तियार नहीं था? बहुत बाख्तियार था जी। मैं खुद 2 टर्म रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल ठीक, आप हैं, बहुत बाख्तियार था। डीपीओ की ऐसी हम लिखते थे। लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज जिले में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम होता था
DCO यूज्ड टू वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट नाजिर, और वो एक पूरा एक सिस्टम था, मतलब उसमें कोई कथन कोई लेकिन चीमा साहब उसमें वो बराह रास्त सिलेक्ट नहीं होता था, ये तो बराह रास्त सिलेक्ट होके आएगा। आप मुझे ये बताइए सबसे ये एक और बड़ी बात है कि हम लोग तो बराह रास्त सिलेक्ट नहीं हुए थे, हम इनडायरेक्ट हमारा इलेक्शन हुआ था, हमें लोकल गवर्नमेंट काउंसलर्स ने इलेक्ट किया। ठीक, काउंसलर्स ने। लेकिन हम खौफजदा क्यों होते हैं एज ए सियासतदान, एज ए रुकन असेंबली के जरिए आएगा, इसका तो कुछ उम्र निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर का मैं देख रहा था, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो समझे कि हम यहाँ एक ऐसा कैंडिडेट ले आए जो जीत जाए, स्वाय इमरान खान खुद लड़ना पड़ेगा लगता है उसको लाहौर से इलेक्शन। बाकी भी देख रहे हैं ना आप, जितने बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, मतलब रावलपिंडी है, जितने बड़े शहर हैं, आप इनका हिसाब लगा लेंगे। आप लेट्स सी कि देखो सामने आ जाए तो उसके बाद उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या क्या जरूरत है क्या। अच्छा ये बताइएगा चीमा साहब के ये 3 महीने की खबर जो है, एक तो खैर वो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिसेंट चेंज, आप ज़ाहिर बात है कोलिजन में हैं, हम आपसे उस तरह का जवाब नहीं कर सकते, आप तबसरा भी ज़ाहिर बात है उनसे मुख्तलिफ करेंगे जैसे PTI के लोग करते हैं। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्टअप हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कन्फ्यूजन है कि किसी राह को रास्ता नहीं मिल रहा? कन्फ्यूजन भी है, लेकिन एक बात ऐसा किसानों की कंसर्न, अब देखें मामला सुलझे या ना सुलझे, IMF का कितना प्रेशर पड़ता है, क्या IMF हमें किस हद तक डिक्टेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश और ये कोशिश है कि मामला जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल हो, और बाकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर हो। आगे डिपेंड करता है इकोनॉमिक टीम पर कि वो किस हद तक डिलीवर करे। चीमा साहब ये तो हम 3 साल से सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं, लेकिन होता उलट है। क्या है ख्वाहिश तो चीमा साहब सबके पास होती है, तो है। देखिए मुझे सिर्फ एक बात ये बता दीजिए कि ये जो जिम्मेदार है, जो टमाटर बेचता है, आलू बेचता है, फला बेचता है, 5 रुपए का वो टमाटर होता है, डिफेंस में आते 55 रुपए हो जाता है, ये बीच में IMF किधर से आ जाता है? ये सर ये देखें जी, हम तो चूंकि मैं तो खुद एक काश्तकार हूँ और किसानों के साथ डील करता रहा हूँ, वैसियत एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी, वैसियत डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी, और अब मैं सेंटर में हूँ, लेकिन वो हमारा अपना जो पेशा वराना खानदानी काम है वो छूटता नहीं है। यही जिम्मेदार देखे ना, अब जिम्मेदार को जिसकी कीमत किसी हद तक मुनासिब मिली है, ऐसे आदमी किसी हद तक मुनासिब मिली है, और उसका असर जो है वो पहुंचा भी है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बड़ी तफसील से आपने हालात से आगाह किया और अपने मामलात से भी आगाह किया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए।